हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरगायस एकेडमी। जैसे कि पीछे हमारी जो एनसीईआरटी क्लास 6 को दो पार्ट में हमने पहले बनाया, जिसमें हमने लोकल गवर्नमेंट को देखा, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी काम करती है ना। फिर हम क्लास 7 का पार्ट 1 ऑलरेडी जो है, ये वीडियो जो क्लास 7 का पार्ट 1 है वो अपलोडेड है यूट्यूब पे। अब इस पार्ट में हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट जो बहुत उसकी जो मशीनरी है स्टेट गवर्नमेंट की, वो किस तरीके से काम करती है ना। और इलेक्शन जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन वोट करता है, कौन कौन कंटेस्ट करता है ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं, है ना, कौन अपॉइंट करता है इनको। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के जो मशीनरी है, जो वर्किंग पैटर्न है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और ये जितना भी मैटर है, ये क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, सोशल साइंस की, उसी से लिया हुआ सारा मैटर है। उसको बस मैं इजी लैंग्वेज में कोशिश करूँगा समझाने की। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हु इज़ एन एमएलए। तो एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा कहते हैं। जो विधानसभा होती है, हर स्टेट में विधानसभा है ना। तो जो विधानसभा होती है, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, है ना, मेंबर्स जो होते हैं, ये जो है लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, ये सारे मेंबर्स, है ना। ये जितने भी मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। और ये मेंबर जब होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, यही मेंबर मिलके फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट भी। अब इसमें दो प्रकार के मेंबर होते हैं, एक रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, एक ऑपोजिशन के मेंबर होते हैं। तो वो हम आगे अभी देखेंगे कि कौन कौन रूलिंग पार्टी के होते हैं, कौन कौन ऑपोजिशन के होते हैं। तो इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है। और जितने भी स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिवाइडेड है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, इट इज़ बेसिकली एरिया है ना। इट इज़ एन एरिया जो कि बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड करते हैं, है ना, वो डिवाइड करते हैं। ये डिवाइडेड होता है। इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल होता है ना। और ये जो बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर में लोग जो है खड़े होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और जो भी चुना जाता है, जो उसमें से इलेक्शन जीतता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कहलाता है। और जिसके भी, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, है ना, 100 लोग की कैपेसिटी है अगर हमारे विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 100 में से जिसके पास भी, जिस भी पार्टी के 51 एमएलए होंगे, जिस भी पार्टी के 51 एमएलए मिनिमम होंगे, 51 एमएलए या उससे ज़्यादा, उस पार्टी को हम कहेंगे कि वो रूलिंग पार्टी है। ये जो 51 एमएलए हैं, ये अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द जो 49 होंगे वो ऑपोजिशन के पार्ट होंगे। दे आर कॉल्ड एज द ऑपोजिशन, जो ये 49 होंगे। 51 रूलिंग गवर्नमेंट के पार्ट होंगे, 49 ऑपोजिशन के पार्ट होंगे। और जो मुख्यमंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इन 51 जो लोग हैं, इन 51 के बीच से ही जो है ये लोग एक चुनाव कर, मतलब बेसिकली आपस में डिसीजन करेंगे। और ये डिसीजन करके वो तय करेंगे कि गवर्नमेंट को कौन हेड करेगा, है ना। जो भी रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी, उसके जो मेंबर्स जो है वो डिसाइड करेंगे, उस आदमी को एज अ चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा, है ना, रूलिंग पार्टी के अंडर, रूलिंग पार्टी से। बाकी जो हैं वो ऑपोजिशन होंगे। इन ऑपोजिशन में भी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा,
लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा और रूलिंग से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो इस तरीके से एमएलए का चुनाव हुआ। एमएलए में जो जीता वो क्या बोलते हैं आपका विधानसभा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होगा। और वो पार्टी जिसके पास, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 100 लोग का, तो 100 में से एटलीस्ट 50 मोर देन 50% जो मेंबर्स जिसके होंगे जिस भी पार्टी के, वो पार्टी क्या कहलाएगी? रूलिंग पार्टी कहलाएगी, है ना। ये रूलिंग पार्टी में से, इस रूलिंग पार्टी में से ही जो है सीएम, इसी में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी लिए जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो कि मुख्यमंत्री के बहुत खास होते हैं। वो मुख्यमंत्री जी के जो कहते नहीं है एकदम नियर एंड डियर वंस होते हैं। वो बेसिकली जो अहम विभाग होते हैं स्टेट्स के, उन विभागों की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। और बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे मिनिस्टर्स लेके जो आपके सदन की जो कैपेसिटी है उससे 50, जैसे अगर हम 100 की बात कर रहे थे, टोटल अगर 100 मेंबर्स हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 15% जो है इसका एक परसेंटेज लिया गया है कि ओवरऑल मेंबर में से 15% जो है वो 15% ओवरऑल से, रूलिंग पार्टी के सेलेक्टेड एमएलए में से नहीं, ओवरऑल जो कैपेसिटी है हाउस की, जो विधानसभा की जो कैपेसिटी है उसका जो है 15% वो मंत्रिमंडल में जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है उनको पद दिया जाएगा, अलग अलग विभाग उनको दिए जाएंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और जो एमएलए है रूलिंग पार्टी का, ये आपस में तय करेंगे कि भाई इनका लीडर कौन होगा। वो लीडर को हम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, है ना। और फिर चीफ मिनिस्टर्स जो है ये अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं कि भैया ये जो हैं ये मिनिस्ट्री देखेंगे, ये मिनिस्ट्री देखेंगे। इस तरीके से मिनिस्ट्री का बाइफर्केशन होता है इलेक्शन के बाद में। और गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। वो मिनिस्टर्स जिसको सीएम का कंसेंट है उसको जो है गवर्नर अपॉइंट करता है। तो गवर्नर रूलिंग पार्टी में से लोग तय करते हैं कि भैया ये हमारा चेहरा रहेगा, ये हमारा लीडर ऑफ द हाउस होगा, लीडर ऑफ द हाउस होगा। उस लीडर ऑफ द हाउस को हम मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं स्टेट की मशीनरी में, स्टेट मशीनरी। अब इस लीडर ऑफ द हाउस में, ये लीडर ऑफ द हाउस जो है ये चुनेंगे बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, ये बाकी मिनिस्टर्स ये लोग चुनेंगे और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करेगा। ये जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन करें। प्रॉपर फंक्शनिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जो एग्जीक्यूटिव होता है बेसिकली, है ना। अभी हम समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव हम किसको बोल रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली जो लेजिस्लेचर होता है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया। तो लेजिस्लेचर हैं जो ओवरऑल मेंबर हैं, ओवरऑल मेंबर। ये रूलिंग और अपोजिशन दोनों में से हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव वो होती हैं जैसे कि भाई मुख्यमंत्री हो गए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ये एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं, ये एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं। कोई भी मान लीजिए लॉ फ्रेम हुआ, कोई भी एक्ट पास होता है, कुछ भी होता है, तो वो लेजिस्लेचर जो है पूरी पास करती है, लेकिन उसको जो एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट में, वो एग्जीक्यूटिव जो है उसका काम होता है उसको इंप्लीमेंट करवाना।
तो लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है ना। अब लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहां पे सारे एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, रूलिंग पार्टी हमने देखा जिसके पास मोर देन 50% के जो एमएलए हैं वो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हों या उस पार्टी से इलेक्शन जीते हों, और ऑपोजिशन होता है। वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में तरह तरह की जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उन चीज़ों को आगे करना है ताकि हमारा स्टेट और साउंड और डेवलप्ड स्टेट में आओ। कुछ एमएलए के पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको वोट मिले हैं, वो इलेक्शन जीते हैं, प्लस साथ में मिनिस्टर भी हैं। तो मिनिस्टर्स हैं तो उनके पास डिपार्टमेंट्स हैं, उनका अपना पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो से जो है उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इनको इस एमएलए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी पूरा करना है, जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है एज अ मिनिस्टर उसको भी पूरा करना है। अब क्या होता है, कभी कभी जैसे अभी हमने देखा कि भाई अगर किसी को रूलिंग पार्टी अगर किसी को घोषित करते हैं तो इसका मतलब है कि मोर देन 50% सीट विधानसभा की हैज बीन वॉन बाय दिस पार्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विधानसभा की जो टोटल सीट है उसमें से 50% से अधिक सीट इस पार्टी ने जीता है। उस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पार्टी, वन पार्टी जो है वो इस रेशियो का या परसेंटेज को मोर देन 50% का ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। ये कंप्लीट जो है नहीं कर पाती हैं। उस केस में क्या होता है? उस केस में मोर देन वन पार्टी जो है वो साथ आती हैं, वर्क टुगेदर करती हैं और कोएलिशन की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में ये होता है कि एक पार्टी अगर चुनाव नहीं जीत पाई है तो इफ वो अपनी सरकार बनाने के लिए अपने साथ दूसरे लोगों को ला सकते हैं और वो दूसरे लोग उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और गवर्नर को वो बताएंगे कि भाई हम लोग साथ में हैं, हमारे पास जो आपको क्राइटेरिया है मोर देन 50% का, जो मोर देन 50% का क्राइटेरिया उसको हम फुल करते हैं तो ये कोएलिशन की सरकार बन जाएगी, मिलीजुली सरकार हो जाएगी। इस सरकार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कभी कभी देखा गया है कि जो फर्म डिसीजन होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। और स्टेबल गवर्नमेंट भी माना जाता है वन पार्टी को। वन पार्टी अगर रूलिंग पार्टी है तो इस गवर्नमेंट को, इस तरीके की गवर्नमेंट को हम स्टेबल गवर्नमेंट मानते हैं। कोalition की गवर्नमेंट माइट बी स्टेबल, हो भी सकती है स्टेबल, और माइट नॉट बी, दोनों चीजें हैं। स्टेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो चांसेस इसमें हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से गवर्नमेंट जो है फॉर्म होती है। अब जो सरकार होती है उसका जो ओवरऑल हेड है वो चीफ मिनिस्टर है ना। और इसको एग्जीक्यूटिव पार्ट, जैसे हमने देखा एग्जीक्यूटिव पार्ट में क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव पार्ट में वो हो जाते हैं कि सीएम है ना, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्लस जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये सब जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ये जो है मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उन्हीं में से ये जो है चुने जाते हैं, जो कि 15%, मैक्स टू मैक्स 15% तक हो सकते हैं। जो भी एमएलए गैदर होते हैं असेंबली में उनको जो है लेजिस्लेचर बोला जाता है। ये सारे ऑल एमएलए आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर।
जितने भी एमएलए हैं, लेजिस्लेचर का सारे एमएलए पार्ट होते हैं, बट एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट होता है दैट कैन बी मैक्सिमम 15%, और ये रूलिंग पार्टी से ही होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं ये रूलिंग पार्टी से ही होते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर का जो पार्ट होते हैं वो सारे जितने भी एमएलए हैं, ओवरऑल सारे एमएलए लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। और एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी से जो होते हैं, जो फिर मैक्सिमम 15% हो सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये एग्जीक्यूटिव का होता है। दिस पार्ट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव पार्ट, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज किसी किसी चीज को बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए सो दैट कि जब जर्नी में हम और आगे एडवांसेस हों, जिस जैसे जैसे क्लास हम आगे बढ़ते जाएंगे, उस तरीके से हमारी जो पॉलिटी की जो क्लास है उसका लेवल जो है वो एडवांस होते जाएगा। तो अगर हमारा जो बेस है, जो बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो क्लियर है तो डेफिनेटली आगे हमको दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब सरकार किस तरीके से काम करती है उसको देखते हैं। भाई न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो हमेशा सरकार के टच में रहती हैं कि सरकार क्या कर रही है। डेमोक्रेटिक नेशन है तो कोई भी चीज़ें हैं वो जनता के खिलाफ ना हो, जनता के हिसाब से हो, सारे डिसीजंस जो हैं वो एक अच्छे तरीके से लिए जाएं, सोच समझ के लिए जाएं, है ना। तो जो पब्लिक है उसका अगर कोई व्यू है, कोई चीज़ एक्सप्रेस करना है, या गवर्नमेंट का जो व्यू है, ये जो न्यूज़पेपर है ये पब्लिक एंड एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों के व्यूज को जो है ये बताते हैं। ये बेसिकली हमको अपडेट रखते हैं, गवर्नमेंट को अपडेट रखते हैं। किसी भी रूल्स रेगुलेशंस, किसी भी पॉलिसी के क्या बोलते हैं, अगर हित में कोई सपोर्ट है तो भी गवर्नमेंट को बताते हैं, अहित में अगर कोई लोग हैं तो भी बताते हैं, कोई अगर किसी चीज़ से खुश नहीं है तो भी गवर्नमेंट को अपडेट करते हैं, पब्लिक को अपडेट करते हैं, ये न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखती है ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया होती है वो हिस्सा लेती है, इसमें गवर्नमेंट जो है ब्रीफ करती है, गवर्नमेंट जो है वो ब्रीफ करती है अबाउट इट्स एक्शंस। जो भी सरकार एक्शन ले रही है या एक्शन प्लान कर रही है वो मीडिया को जो है बताती है। और अगर कोई चीज़ है जो कि पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, तो भी जो है मीडिया कहीं ना कहीं उस चीज़ को गवर्नमेंट के सामने रखती है कि भैया ये डिमांड है, इस एरिया में ये दिक्कत है, इस एरिया में इस चीज़ का डेवलपमेंट करना है, यहाँ के लोग की ये जो है चीज़ें हैं तो इस चीज़ को ऑनर करना है, या इस पॉलिसी से यहाँ के लोगों को दिक्कत हो सकती है, या ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों को हेल्प करेगी। इन बोथ द वेज, ईदर वेज जो है मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है हमारी, इसमें मीडिया का बहुत अच्छा एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है जो कि मीडिया का होता है। तो इस तरीके से एक ओवरऑल बहुत शॉर्ट में हमने समझा कि स्टेट गवर्नमेंट, भाई स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले एमएलए का चुनाव होता है, वो एमएलए के चुनाव अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से सेलेक्ट होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी से सेलेक्ट होकर जाके स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं। लेजिस्लेचर में अगर उनकी पार्टी रूलिंग होती है तो उनके बीच में से एक आदमी को मुख्यमंत्री चुना जाता है सबके सहमति से, फिर मुख्यमंत्री जी के उससे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर चुने जाते हैं जो कि गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। और इसी तरीके से ये डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ जो है करते हैं, जो भी इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मिनिस्टर्स देखते हैं, उनकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई एज एमएलए जो काम है वो भी देखना, एज ए मिनिस्टर जो काम है उस भी डिपार्टमेंट को देखना, और जो सरकार के ऊपर चेक रखना है उसके लिए भाई मीडिया है, जो लोग हैं, टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम होता है ये सरकार से सवाल भी पूछते हैं, प्लस अगर कोई डिसीजन है अच्छा है तो उसको जो है पीठ थपथपाते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी है तो क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो इस तरीके से एक ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो चलती है।
अब हम देखते हैं सोसाइटी में बॉय है, गर्ल है। आज भी हम 2022 में हैं एंड आज भी ऐसा देखा जाता है कि लोग कहीं ना कहीं जो अपनी आइडियोलॉजी है अपनी थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं उसको ब्रॉड नहीं कर पाए हैं। जो थिंकिंग है उसको जो है ब्रॉड नहीं कर पाए हैं और दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट कि बॉय या गर्ल। और जो हमारी सोसाइटी है ना, इसका जो बिहेवियर है वो डेफिनेटली बॉयज़ एंड गर्ल्स में अगर देखा जाए तो बहुत हद तक ऐसा देखा जाता है कि बहुत सी जगह एक जो बिहेवियर में जो है, बिहेवियर में एक डिफरेंस देखा जाता है, बिहेवियर में डिफरेंस देखा जाता है टुवर्ड्स बॉय और गर्ल, है ना। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग को बचपन से ही जो है ये फील करा देते हैं, ऐसा थिंक कराते हैं कि एग्जैक्टली जो सेम जो सोसाइटी जो है वो फील नहीं करती है फॉर अ बॉय और फॉर अ गर्ल। कि अगर भाई कोई बॉय है वो उसकी अलग जिम्मेदारी है, गर्ल है तो उसकी अलग जिम्मेदारी है। गर्ल को जो है हाउस होल्ड और जो लाइवलीहुड टाइप की चीज़ें हैं, जो घर का देखना, इस चीज़ से ज़्यादा लिंक करा जाता है और बॉय को एज अ वर्क या एज अ ब्रेड अर्नर जो है, मनी अर्नर जो है देखा जाता है। तो इसमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक लड़का है, एक लड़की है, किस तरीके से ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाता है कि जो हाउस वर्क की केयर गिविंग का जो टास्क है ना, बच्चों को देखने का टास्क है, बड़े को देखने का टास्क है, अगर कोई बीमार है फैमिली में उसको देखने का टास्क है, तो ये जो टास्क है ये कंप्लीटली वुमेन की जिम्मेदारी जो है ये दी जाती है कि ये भाई एक महिला है तो उसकी जिम्मेदारी है कि ये अपने टास्क को इसको पूरा करे। इसको हम लोग नहीं देखते हैं कि ये भी जो सोसाइटी का एक वाइटल पार्ट जो है प्ले करेगी और ये सोसाइटी के इस वाइटल पार्ट को प्ले करते करते जो है बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट का रोल होगा, इनका भी डेवलपमेंट का इनका भी रोल होगा। लेकिन हम इस रोल को जो है आमतौर से अनदेखा कर देते हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चीज़ रहता है बिटवीन बॉय एंड गर्ल के बीच में, जो कि गलत है। द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। अब एक चीज और है कि आप जो है अज्यूम करते हो कि भाई ये वुमेन है, ये गर्ल है, इनका जो मेन वर्क है वो घर का है, लेकिन उस घर को जो वर्क होता है उसके लिए उनको कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता है। उनको ऑब्वियस फील करा देते हैं कि भाई ये तो ऑब्वियस है कि आपको ये काम करना ही करना है, जैसे कि उनके पास तो कोई राइट्स ही नहीं है, उनके पास कोई फ्रीडम ही नहीं है ना, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारी जो राइट्स है, फ्रीडम है डेवलपमेंट का, इस चीज को डेफिनेटली जो गर्ल्स होते हैं उनके लिए सोसाइटी में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि सोचता है कि ये काम इनका है, ये काम इनका है। जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल में कि हाउस होल्ड वर्क के बारे में या केयर के गिविंग के बारे में जो है। हालांकि जो इक्वालिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये रीज़न नहीं हो सकता है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का, ऑल आर इक्वल। लेकिन असलियत में हमारे जो एटीट्यूड है वो आज भी ऐसा है कि लड़की है तो उसको सॉफ्ट माना जाता है कहीं ना कहीं, है ना, जो कि एकदम गलत है। ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर डिपार्टमेंट में जो गर्ल्स हैं वो इक्वली पार्ट ले रहे हैं, है ना। चाहे वो आपका एटलीस्ट एग्जामिनेशन देना, जो भी देना है उसमें गर्ल्स भी आगे आ रही हैं, दे रहे हैं। सिलेक्शन तो डिपेंड्स कि एग्ज़ाम कैसा हो रहा है। और जो कहीं ना कहीं जो चाइल्ड केयर का बर्डन है, हाउस वर्क का बर्डन है, ये वुमेन पे, गर्ल्स पे जो है सारा का सारा लेट डाउन दे दिया जाता है कि भैया ये आपका जिम्मेदारी है एंड यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। और जैसे एक कहीं ना कहीं जो स्कूल अटेंड करना है ना, कि बहुत सी जगह में ऐसा होता है कि जो स्कूल है उसको जो अटेंड करना है
ये देखा जाता है कि नहीं भाई एज अ गर्ल हैं तो गर्ल आप अपना घर का काम करिए, बॉय जो है वो अपना स्कूल जाएंगे। तो देखा गया है सोसाइटी में कि एजुकेशन जो है गर्ल के लिए आज भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज जो है एक बना हुआ है। कुछ जगहों पे इसमें बहुत सुधार हुआ है, जैसे कि बहुत सारे मिड डे मील स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो कि लिए गए हैं, इससे बहुत सारे सुधार हुए हैं डेफिनेटली। लेकिन आज भी बहुत से लोगों का जो एटीट्यूड है, बिलीफ सिस्टम है, बेसिकली जो बिलीफ सिस्टम है वो आज भी बहुत पुराने ज़माने का है और वो चीज़ों को अपने में एक डिस्क्रिमिनेशन जो है उनके माइंड में हमेशा रहता है। हालांकि किसी भी प्रकार की जॉब है, करियर है, आज की डेट में गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, वो आगे से आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं। गवर्नमेंट जो है आंगनवाड़ी सेपरेट जो है क्या बोलते हैं बनाई है, जिसमें कि चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं बहुत सारे विलेजेस में अपने हमारे देश के अंदर। और गवर्नमेंट ने लॉ भी पास किया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां से 30 महिला से ज़्यादा जो है काम करती हैं, 30 वुमेन से ज़्यादा काम करती हैं, वहाँ पे जो है क्रेच की फैसिलिटी दी जाएगी। अब ये जो फैसिलिटी होती है इसमें क्या होता है कि अगर महिला आ रही है वर्क पे तो उनके पास अगर बेबी है तो उस बेबी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही जो है, अपने देखभाल के अंडर में ही जो है वहाँ पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो एक प्रिवेंशन उनको होता था वर्क पे जाने से कि भैया आप अपना बेबी का टेक केयर करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको जो ये फैसिलिटी हो जा रही है कि भाई बेबी अपना वहाँ पे अपना सेफ एंड साउंड प्ले कर सकता है जहाँ पे मदर काम कर रही है, तो एक बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जहाँ पे 30 महीने से भी ज़्यादा काम कर रही हैं वहाँ पे गवर्नमेंट का ऐसा रूल है ना। और इससे जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर कहीं काम करने जाना है महिला को, घर से बाहर जाना है तो पॉसिबल है, गर्ल्स को स्कूल अटेंड करना है तो पॉसिबल है, वो इजीली जाके अपना स्कूल अटेंड कर सकती हैं, वो अपना चीज़ों को डेवलप कर सकती हैं, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ने का कंप्लीट हक है। बिकॉज लॉ सेज सो देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ये हमेशा हम लोग को दिमाग में रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे। चेंजिंग वर्ल्ड जो वुमेन है उसने जो कोई वुमेन्स ने जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और सोसाइटी के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है ना, कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से वुमेन्स भी जो है पार्ट हो सकती हैं, है ना। तो अब वुमेन एजुकेशन की अगर बात करें तो रमाबाई का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है। शी नेवर वेंट टू द स्कूल, कभी भी ये स्कूल नहीं गई, लेकिन इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा अपने पेरेंट्स से। इनको पंडिता का टाइटल दिया गया क्योंकि ये संस्कृत में पढ़ सकती थी, लिख सकती थी। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वुमेन्स के लिए, जो कि इस नॉलेज के लिए अलाउड नहीं थी, इस नॉलेज के लिए नॉट अलाउड थी। बहुत सारे बिलीव्स थे, बहुत सारे ट्रेडिशंस थे जिसकी वजह से उनको इनकरेज नहीं करते थे। लेकिन जो रमाबाई एक एक्सेप्शनली, इनको पंडिता का टाइटल भी मिला, ये रीड भी कर सकती थी, राइट भी कर सकती थी संस्कृत में। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी पीढ़ियों के बाद भी अपना एक मिशन जो है खेड़गांव जो कि पुणे में है, 1898 में स्पेशली विडोज के लिए, पुअर महिलाओं के लिए इनकरेज किया कि तुम पढ़ना लिखना सीखो और इंडिपेंडेंट भी बनो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठीक है पढ़ लिया कोई नहीं, इसको अपने अंदर एक स्किल को इनकलकेट करो सो दैट कि यू कैन बी एम्प्लॉयबल। आप ऐसे बनो कि आपको कोई नौकरी पे रखना चाहे, अपने पास एक ऐसा गुण रखो। तो इनका कहना था कि पढ़ो लिखो और इंडिपेंडेंट भी बनो, है ना। वो इनको बहुत सारे स्किल्स जो कि कारपेंट्री से लेके प्रिंटिंग, है ना। और आज भी रमाबाई का जो मिशन है वो इतने साल बाद भी एक्टिव है और वर्क कर रहा है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट।
वुमेन एम्पावरमेंट बोलने की चीज नहीं है, करने की चीज है, सोचने की चीज है, हमारे एटीट्यूड में चेंज लाने की चीज है। वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया, उसके लिए हमको करना भी पड़ेगा। रमाबाई को जो मिशन है वो आज भी एक्टिव है। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, राज सुंदरी देवी। बंगाल में इनका जन्म हुआ था लगभग 2 साल पहले। 60 साल की उम्र में इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी और वो भी बांग्ला में लिखी, जिसका नाम है अमर जुबान। ये ऑटोबायोग्राफी इंडियन वुमेन द्वारा पहली नॉन ऑटोबायोग्राफी है कि किसी इंडियन वुमेन ने लिखी हो, बांग्ला में वो भी, है ना। और राज सुंदरी देवी को इसका क्रेडिट जाता है कि हाउसवाइफ भी थी, बहुत बड़े घर में इनकी शादी हुई थी, और ये माना जाता था कि अगर जो लेडी है वो पढ़ेगी लिखेगी तो कहीं ना कहीं वो हस्बैंड के लिए बैड लक लेके आएगी और विधवा या विडो जो है वो हो जाएगी। लेकिन इन सब के बाद भी इन्होंने पढ़ा और लिखा और शादी के बाद ये स्किल अपने अंदर इनकलकेट किया। इस स्किल को इन्होंने यूज किया, इन्होंने आगे बढ़े और बुक भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम अमर जुबान है, बहुत फेमस है। फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय अ इंडियन वुमेन। इसको आप अपने एसेज में भी कोट कर सकते हैं। ये जो सोर्स है एनसीईआरटी से है। इन चीज़ों को एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आना तो एक अपनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम अपने एसेज में, अपने किसी भी वुमेन एम्पावरमेंट में अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं कोई चीज़, तो इसमें हम कोट कर सकते हैं। ये ऑटोबायोग्राफी का नाम कोट कर सकते हैं, किस तरीके से शादी होने के बाद भी इन्होंने सबको बोला कि बैड लक और सारी चीज़ें उनको नहीं केयर करते हुए ये आगे बढ़ी, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है रोकिया सखावत हुसैन जी का, है ना। बड़े घराने में जो पैदा हुई थी, जिसमें बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी और इनको उर्दू लिखना और पढ़ना आता था, लेकिन इनको बांग्ला और इंग्लिश सीखने से रोका जाता था। क्यों रोका जाता था? क्योंकि उस समय ये सोचते थे कि अगर गर्ल्स को एक्सपोज कर देंगे इन लैंग्वेज से तो उनको नए नए आइडिया मिलेंगे, वो सोचेगी इंडिपेंडेंट का, वो एक वेस्टर्नाइजेशन का प्रतीक हो जाएगा, तो इसलिए जो है उनके लिए वो सही नहीं होगा। इसलिए हम सोचते थे कि नहीं नहीं भैया, बांग्ला नहीं सीखना है, इंग्लिश नहीं सीखना है। तो जो बॉयज़ हैं उनको इंग्लिश सिखाई जाती थी और रोकिया को रोका रहता था कि नहीं भैया आपको नहीं। लेकिन अपने बड़े भाई और बड़ी बहन की मदद से इन्होंने बांग्ला भी सीखी, इन्होंने अंग्रेजी भी सीखी, इन्होंने एक स्कूल भी तैयार किया। स्कूल जो स्टार्ट किया वो लड़कियों के लिए स्टार्ट किया। कहाँ किया? कोलकाता में। वो स्कूल आज भी जो है स्टिल फंक्शनिंग है, स्टिल रनिंग है ना। तो देखिए किस तरीके से, किस जमाने में जब बहुत सारे लैक ऑफ रिसोर्सेस थे, है ना, लैक ऑफ रिसोर्सेस थे, उस समय इन लोगों ने आगे आके स्टेप लिया फॉर वुमेन्स, है ना। कहीं ना कहीं उनको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जो है, बहुत स्ट्रांग मैसेज सोसाइटी को दिया कि यस वी आर इक्वल, इवन वी कैन डू एंड वी कैन हेल्प इन चेंजिंग द वर्ल्ड। अब मीडिया जब हम बात करते हैं तो मीडिया इज नथिंग बट एज अ मीडियम। ये मीडियम एक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ व्यूज, आइडियाज। मीडिया का काम है भाई, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को पब्लिक के बारे में बताती हैं, है ना, पब्लिक को गवर्नमेंट के वर्क के बारे में बताते हैं, और दोनों में अगर कोई कमी है, कोई मान लीजिए कोई डिसएग्रीमेंट है, तो इसको भी अपडेट करते हैं, है ना, सही चीज़ों पे सजेस्ट भी करते हैं। ये मीडिया का एक ओवरऑल काम होता है। सरकार समय समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखती है, चीज़ों को बताती है ना। तो प्रोग्राम से लेके लोकल फेयर से लेके हर कुछ हम टीवी पे देखते हैं, जिसको मीडिया कहते हैं, है ना। मीडिया जो है एक मीडियम है जो वेरियस वेज से हम जो है कम्युनिकेशन करता है और हेल्प करता है, हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन, जो कि मीडिया का
सबसे अहम रोल माना जाता है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, चाहे वो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हजारों लाखों तक ये पहुंचते हैं, मासेस तक, बड़ी जनता तक पहुंचते हैं, इसीलिए इनको मास मीडिया भी बोला जाता है। जो भी मीडिया हाउसेस हैं जो बड़े लेवल तक पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करते हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं बिटवीन गवर्नमेंट पब्लिक, कोई डिसएग्रीमेंट होता है उसके बारे में बताते हैं, किसी भी नई चीज़ों के बारे में अपडेट करते हैं, ये मीडिया का अहम रोल होता है हमारी सोसाइटी में और डेमोक्रेसी में इसका। और फ्री जो है कहीं ना कहीं इसको मिलता है, जिसे फ्री एक्ट कर सकता है, इन चीज़ों को सही ढंग से दिखा सकता है। क्योंकि हम अपनी लाइफ जो है, जैसे आप समझिए ना कि मॉर्निंग है ना, तो मॉर्निंग में हम रेडियो सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से हम अपडेट होते हैं कि भाई सरकार कौन सा बिल लेके आ रही है, कौन सा बिल पास हो रहा है, किस तरीके से संसद में या विधानसभा में क्या डिस्कशन हो रहा है, कौन सा डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं, है ना, कौन सी मिनिस्ट्री में क्या एक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से पब्लिक पीपल के लिए जो है एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारी चीज़ में जो है सरकार डेवलप कर रही है और उसको सशक्त बना रही है और उसको सॉलिड रूप दे रही है। ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मीडिया रेगुलरली हमको अपडेट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है न्यूज़ प्रोवाइड करने में, डिस्कस करने में, कंट्री का भी, हमारे देश का भी और दुनिया का। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई चीज़ें, तो मीडिया भी कभी कभी जो है या जनता अपनी लेटर्स जो है वो कंसर्न मिनिस्टर्स को लिखते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट भी जो है पब्लिक ऑर्गेनाइज करती है, सिग्नेचर कैंपेन्स करते हैं कि गवर्नमेंट को फोर्स पीसफुली टू रीथिंक, फिर से सोचो अपने प्रोग्राम के बारे में कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर लगता है कि नहीं सही कर रहे हो तो करेक्ट इट, करेक्टिव मेजर लेना पड़ता है, करेक्टिव मेजर लेती है सरकारें, है ना। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मार्केट है, जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी गुड्स है, तो मार्केट में क्या लगता है कि जो गुड्स है वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है? नो, ये जो डायरेक्टली नहीं आता है इसका एक चैनल है। चैनल में हम देखेंगे किस तरीके से जो कुछ लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। कि मान लीजिए एक फार्मर है, ऑफ सीजन में उसने जो है किसी ट्रेडर से पैसे उधार में लिए, तो अब उसको जब सीजन आया, जब जो है कटाई हो गई, उसके बाद सीजन के बाद जब हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको फोर्स किया जाता है कि लो प्राइस में तुम सेल करो। इस तरीके से मार्केट में भी, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या अन्य प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारा कॉटन हो जिसका एग्जाम्पल लिया गया, उससे शर्ट बनी हुई हो, कोई भी चीज़ हो, कोई प्रोडक्ट हो, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से फ्रॉम, अगर फार्म वाला रॉ मटेरियल है तो फार्म या नॉन फार्म एक्टिविटी से जब तक वो अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है, एंड कंज्यूमर तक, तब तक बहुत सारे सेवरल स्टेप्स उसको क्रॉस करने पड़ते हैं, जिसमें कि उसकी प्राइजेस भी इंक्रीज करती हैं और वो मार्केट में पहुंचते पहुंचते जो है बाय लीप्स एंड बाउंड महंगा हो जाता है। तो ये चैनल को भी हम जो है समझते हैं, जो एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में उसके, उससे जो है अब हम जो मार्केट इंक्लूड करते हैं, जो एवरीडे नीड हमारी होती है ना, हमारी ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए दुकानें होती हैं, है ना, हॉकर्स होते हैं जो कि हमारे नेबरहुड में हमारे आसपास रहते हैं। एक वीकली मार्केट होता है। वीकली मार्केट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डे पे वंस अ वीक जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। कि जैसे कि हम लोग देखते हैं जो हाट होता है कि भैया इस एरिया में, एरिया वाइज होता है ये, इस एरिया में ट्यूसडे को मार्केट लगेगी, इस एरिया में जो है वेडनेसडे को मार्केट लगेगी। तो अलग अलग एरिया में ये लोग क्या होते हैं, इसमें जो सेलर होते हैं
ये स्थायी नहीं होते हैं, ये घूम घूम के अलग अलग मार्केट में जो है जाके बेचते हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, मॉल्स भी होते हैं। अब वीकली मार्केट जो है ना, इसको इसलिए बोलते हैं वीकली मार्केट क्योंकि स्पेसिफिक डे, पूरे वीक के एक स्पेसिफिक डे में ये मार्केट जो है ऑर्गेनाइज होता है। इनके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं होती हैं। जो ट्रेडर होते हैं वो शॉप को सेटल करते हैं एक दिन के लिए और शाम तक, रात तक फिर शॉप को बढ़ा देते हैं और फिर नेक्स्ट डे ये दूसरे मार्केट में पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया में हजारों तरीके की वीकली मार्केट अलग अलग सिटीज और एरिया में, है ना, विलेजेस में, ये डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग। और जो डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए लोग आते हैं, अपनी खरीदारी करते हैं। वीकली मार्केट का एक एडवांटेज ये लोगों को मिलता है कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे और एक ही जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटी जो है वो एक ही जगह उपलब्ध होती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि दाल के लिए अलग जाना है और मे बी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए अलग जाना है, उसी में आपको जो है दाल भी मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक भी मिल रही है एंड और भी जो डे टू डे की जो है ज़्यादा वस्तुएं, इसमें डे टू डे की जो चीज़ें होती हैं, है ना, डे टू डे डिमांड की, वो इसमें जो है रहती हैं। और वीक में एक बार ये निर्धारित होता है, लोग आते हैं यहाँ लगाते हैं। परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं, शाम को रात तक मार्केट जब ओवर हो गया तो शॉप हटा लेते हैं। अब वीकली मार्केट के साथ साथ जो है ना, और भी टाइप ऑफ मार्केट होते हैं जो कि शॉप्स होती हैं हमारे नेबरहुड में, वो भी बेचते हैं और उनसे हम डे टू डे जो पेरिशेबल आइटम है जिनको हम एक साथ खरीद के एक हफ्ते 10 दिन के नहीं रख सकते, जैसे दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी होते हैं जिससे हम राशन लेते हैं। स्टेशनरी की शॉप्स होती हैं जिसमें हम अपने जो स्टडीज़ का जो मैटर होता है ना, सामग्री होती है, खाने पीने का आइटम हो गया, या कोई मेडिसिन की जो फार्मेसी होती है, इससे हम अपना फार्मेसी जो होती है उससे मेडिसिन प्रोक्योर करते हैं। और भी अलग अलग टाइप की शॉप्स होती हैं जो कि हम नेबरहुड में देखते हैं। ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक तरीके से वीकली मार्केट हो गया। ये हम बात कर रहे थे इस स्लाइड में कि नेबरहुड में जो शॉप्स होती हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं। अब जो मार्केट होता है, एक होता है प्रोड्यूसर, इसको हम मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं, है ना। फिर एक मिडिल मैन होता है जो कि प्रोड्यूसर से लेके पास ऑन करता है। किसको पास ऑन करता है? ट्रेडर को पास ऑन करता है। फिर ट्रेडर क्या होता है, ये कुछ अपना प्रॉफिट रखता है और प्रॉफिट रख के फिर उसको प्रोसेसर जो प्रोसेस करके ये ट्रेडर जो है होलसेलर को बेचता है। ये होलसेलर जो है ये अपना प्रॉफिट रखता है, ये अपना प्रॉफिट रख के फिर होलसेलर को बेचता है, रिटेलर को, सॉरी। और ये रिटेलर जो है, ये जो गुड्स है, ये फाइनली जो है गुड्स फाइनली आफ्टर दिस ये फाइनल जो है कंज्यूमर तक पहुंचती है। और कंज्यूमर जो है डेफिनेटली, अगर मान लीजिए कोई गुड्स यहाँ पे 100 रुपए का था तो यहाँ पहुंचते पहुंचते डेफिनेटली वो उसकी वैल्यू 500 हो जाती है ना, ये कंज्यूमर को। इसमें ये बोला जाता है कि चेन ऑफ मार्केट जितनी लॉन्ग होगी, लॉन्गर द चेन दी जो द गुड्स है वो एक्सपेंसिव होगा। जितनी मिडिल मैन होंगे, है ना, जितने मिडिल मैन होंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और सोचिए यहाँ पे प्रोड्यूसर को 100 रुपये मिल रहे हैं लेकिन कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को खरीदने में 500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। बिकॉज 100 अगर था तो मिडिल मैन के पास आया, मिडिल मैन 150 रुपये में इसको आगे बेचा, ट्रेडर जो है इनको जो 250 रुपये में दिया, फिर ये रिटेलर को जो है मान लीजिए कि 350 रुपये में दिए, फिर रिटेलर जो है यहाँ 500 रुपये में दिया। तो हर लेवल पे ये प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें एडिशन नहीं होता है, एडिशन प्राइस में होता है। जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज करते जाता है, हर आदमी अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करते जाता है। अब जो मार्केट की हम बात कर रहे हैं इसमें एक एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉटन का,
है ना, कि किस तरीके से कॉटन का प्रोडक्शन होता है फार्म में और ले जाके उसको शर्ट का जो है रूप दिया जाता है, कैसे कैसे चेन ऑफ मार्केट होते हैं जिसमें एक प्रोड्यूसर होता है, फिर बायर होता है जो कि सुपरमार्केट से भी खरीदता है, रेगुलर मार्केट से भी खरीदते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, कॉटन फार्मर इन कुरनूल। तो जो कॉटन है यहाँ उगाया जाता है ना, कॉटन उगाया जाता है जिसमें फार्मर जो है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी मेहनत, सारी चीज़ें जो है फार्मर करते हैं इस कॉटन को उगाने के लिए, ठीक है। और ये जो स्मॉल फार्मर है स्पेशली ऑफ सीजन में ये वीवर से या जो इनके ट्रेडर होते हैं उनसे ये उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। अब ये बोरो इनको जो है कभी कभी डेब्ट ट्रैप में भी फंसा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, डेब्ट ट्रैप क्या हुआ, डेब्ट ट्रैप ये हुआ, पता चला मान लीजिए 1000 रुपये उन्होंने बोरो करे और जो कॉटन का जो काम किया इन्होंने उसके हिसाब से इनको लो पेमेंट मिली और 800 रुपये ही मिले। तो इसका मतलब है सीजन खत्म होने के बाद भी 200 रुपये इनके पास उधार रहे, क्रेडिट रहे, किसके, जिनसे उन्होंने बोरो किए हैं, मान लीजिए वीवर से किया है तो वीवर के। तो ये इसी तरीके से 200 फिर 200 को धीरे धीरे करते करते इंटरेस्ट के साथ वीवर 400 भी पहुंचा देता है, 2000 भी पहुंचा देता है। ये साइकिल एक तरीके से घूमती रहती है जो कि स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत 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 खराब होती है ना। आज भी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, इतनी बैंकिंग सिस्टम और सब डेवलपमेंट के बाद भी ये जो है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पेपर वर्क नहीं है, यहाँ पे बोरो नहीं करना। बोरोवर जो है जानता है फार्मर को, उसने दे दिया, अरे फार्मर ने जो है उसके पास गए, उसने अपना पैसे ले लिए और जब वो सारी चीज़ें हो गई, खेती हो गई, तो जो पैसा है उसको वापस कर दिया। अब एक एग्जाम्पल है ईरोड में बाई वीकली मार्केट का, क्लॉथ मार्केट का तमिलनाडु में, जो कि बहुत बड़ी मार्केट मानी जाती है वर्ल्ड की। इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्लोथ जो है बेचे जाते हैं, है ना। अब क्लोथ जो है वीवर द्वारा बनाए जाते हैं गांव में और यहाँ पे शहर में लेके आते हैं और उसको हाई प्रॉफिट पे बेचा जाता है। देखिए इन एग्जाम्पल से बेसिकली एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही है, एनसीईआरटी ये बताना चाह रही है कि जो आपके, जैसे हम लोग इस स्लाइड में देख रहे थे, जो डिफरेंट लेवल है ना, डिफरेंट लेवल किस तरीके से वर्क करते हैं। और आज भी बहुत सारी जगहों पे ये देखा जाता है कि लोगों का, फार्मर्स का ग्राउंड लेवल पे जो हक है वो कहीं ना कहीं उसको क्रश कर दिया जाता है फॉर हंगर ऑफ मोर मनी। तो बेसिकली ये यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके के मार्केट होते हैं, किस तरीके से वैल्यू एडिशन नहीं होता है प्रोडक्ट में, वैल्यू एडिशन होता है उसके प्राइस में, बिकॉज हर लेवल पे अपना अपना आदमी मार्जिन रखता है और हाई मार्जिन रखता है। अब एक पुटिंग आउट सिस्टम है ना, पुटिंग आउट सिस्टम जिसमें वीवर जो है वो घर पे ही अपने क्लोथ जो है बनाता है, जो मर्चेंट होता है वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग वीवर्स। मर्चेंट को ऑर्डर मिला, वीवर को जो है दिया ऑर्डर के हिसाब से, और ऑर्डर के हिसाब से जो वीवर है वो यान लेता है। किससे लेता है, मर्चेंट उसको यान देता है, मर्चेंट उसको रॉ मटेरियल भी दे रहा है और फिर जो फिनिश गुड्स है वो वीवर जो है वापस उसको मर्चेंट को सेल करना होता है। अब इसके दो एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है कि वीवर को अपने पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ते हैं, किस चीज़ पे, यान खरीदने पे। और एक प्रॉब्लम है कि जो फिनिश गुड्स है वो ले लेते हैं वीवर। अब इसमें अच्छाई है कि भैया रॉ मटेरियल भी आपने दिया, हमने प्रोसेस किया, हम आपको फाइनल गुड्स दे दिए, हमको ये नहीं सोचना कि हमको किसको बेचना है किसको नहीं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि जो प्राइस अवेल होती है, जो प्राइस मिलती है वो मैक्सिमम टाइम पे काफ़ी लो होती है ना। कि एक चीज़, ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है एक मार्केट के लिए चैलेंज हो जाती है, वीवर्स के लिए चैलेंज हो जाती है। तो ये जो एक डिपेंडेंस है मर्चेंट पे, रॉ मटेरियल के लिए भी, फिनिश गुड्स भी लेता है, कहीं ना कहीं ये पावरफुल लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्राइस देते हैं ये लो प्राइस देते हैं, जैसे हमने देखा। और वीवर्स को आइडिया भी नहीं होगा कि इनका जो फिनिश्ड
फिनिश गुड्स है वो इतने हाई प्राइस पे बिकता है कि अगर इन्होंने 100 रुपये में बेचा होगा तो फिनिश गुड्स हो सकता है 1500 में बिके। इतना ज़्यादा मार्जिन जो है वो अमंग डिफरेंट चैनल्स में होता है ना। अगर मान लीजिए इसी तरीके से कोई फॉरेन बिजनेस है, वो आया इंडिया में गारमेंट खरीदने के लिए, तो वो क्या करेगा कि भाई वो ऑर्डर देगा क्या बोलते हैं मर्चेंट को, मर्चेंट वीवर के पास जाएगा, उसको सारी चीज़ें देगा और फिर वीवर्स जो है मर्चेंट को देंगे, मर्चेंट जो है इस बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट करेगा। और ये इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन बिजनेसमैन है ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। यहाँ तक कि इसमें जो मर्चेंट है वो भी मॉडरेट प्रॉफिट ग्रो करता है, लेकिन जो फॉरेन बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, है ना। जबकि बहुत लंबे और जो है घंटों में काम करना पड़ता है और फेयर प्राइस भी नहीं मिलता है मार्केट से जो लोग बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मजबूरी है कि उनको मर्चेंट को बेचना है। तो जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं वीवर्स के लिए जो है वीवर से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, एक्सपोर्टर से कम कमाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी नहीं है। डिफरेंट लेवल, डिफरेंट प्रॉफिट। तो हर आदमी जहाँ जो जितना हो सकता है, एक्सेप्ट जो हमारे फार्मर्स हैं या वीवर्स हैं, हर आदमी जो है अपने ऊपर लगा रहता है कि मैक्सिमम पैसे कमाएं, इनको कम से कम दें। अब हम देखेंगे जो इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल है वो किस तरीके से रही है। जबकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिलीजन, सेक्स, कास्ट या रिच और पुअर के उस पर जो कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सारे इंडियंस को इक्वल राइट दी गई है वोट के लिए इलेक्शंस में, है ना। पावर ओवर द बैलेट बॉक्स भी बोलते हैं इसको। तो लोग इलेक्ट करते हैं और लोग ही उनको दूसरी बार अगर नहीं समझ में आते हैं तो रिप्लेस कर देते हैं दूसरे से। लेकिन पावर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस कंटिन्यू बी टू द की रीजन, क्योंकि आज भी जो पावर्टी है, जो रिसोर्सेस कम हैं कुछ एरिया में कुछ लोगों के लिए, वो बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको हाईली अनइक्वालिटी जो है वो झेलनी पड़ती है। आज भी जो डिस्क्रिमिनेशन है पर्सन के बीच में, रिलीजन का, कास्ट का, सेक्स का, वो एक अनदर है कि जिसकी वजह से एक अनइक्वालिटी जो है बहुत कम हुई है, लेकिन आज भी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन एवरी कम्युनिटी, विलेज है, सिटी है, टाउन है, विल फाइंड देयर आर सम पीपल हु आर रिस्पेक्टेड बिकॉज इन्होंने फाइट करा है किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। तो उन्होंने आवाज़ उठाई है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई है। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिन लोगों ने ये डिस्क्रिमिनेशन को ओवर करने के लिए आवाज़ उठाई है। अब एक एग्जाम्पल है तवा मत्स्य संघ, है ना। अब ये क्या है, ये एक ग्रुप है जिसमें कि फिशर वर्कर जो हैं, है ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करे थे। ये इसलिए फाइट करना था कि इनका जो फॉरेस्ट था, है ना, फॉरेस्ट एरिया को जो डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ सैंक्चुरी फॉर एनिमल्स। इसमें क्या हुआ कि हजारों लोग जो बेघर हो गए। अब जो लोग भाई मान लीजिए कि फॉरेस्ट में जाते थे, एग्रीकल्चर होता था, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते थे, वुड मिलता था, वो सारी चीज़ें ओवर हो गई हैं। पास में स्कूल था, अब जब वहाँ रह ही नहीं सकते हैं, वो एरिया से उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको गवर्नमेंट ने हटा दिया गया। तब जो स्कूल था वो भी बच्चे नहीं जा पाएंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये इस तरीके की, स्पेशली फॉर पुअर। अब ये नए घर में जाने के लिए, एक नई जीवन फिर से शुरुआत करने के लिए फोर्स्ड फील कर रहे थे, है ना। अब अर्बन एरिया में भी देखते हैं कि जो कि कभी कभी कोई मान लीजिए कोई बस्ती है, वहाँ कोई प्लान हो गया कि भैया मॉल बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है, तो कहीं ना कहीं रिलोकेट करते हैं। फिर तो ये जो वर्क है, इसमें जो चिल्ड्रन हैं जो आसपास के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई रुकने का बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए जहाँ पे इनको आउटस्कर्ट्स पे भेजेंगे, आउटस्कर्ट्स से फिर जो इनका जो पुराना स्कूल है वो डेफिनेटली इन लोकेशन से बहुत डिस्टेंस हो जाता है। तो इनके लिए जो ट्रैवल करना होता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अब जो तवा जो डैम है,
इसका कंस्ट्रक्शन 1958 में स्टार्ट हुआ था, 78 में कंप्लीट हुआ था। और कंप्लीट होने के बाद ये जो बहुत बड़ा एरिया था फॉरेस्ट का, एग्रीकल्चर का, ये कुछ भी नहीं रह गया था। इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें सबमर्ज हो गई थी, सबमर्ज हो गई थी। किस में सबमर्ज हो गई थी? डूब गई थी पानी में, है ना। ये डैम बनने से सबमर्ज हो गई थी, डूब गई थी पानी में। तो लैंड जो है वो कंप्लीटली कवर्ड हो गया था, लैंड जो है वो कवर्ड हो गया था वाटर से। फिर 1994 में लोग ने आवाज़ उठाई कि भैया जो तवा रिजर्वायर है उसमें हमको राइट दो फिशिंग के लिए। तो सरकार ने क्या किया कि भैया कॉन्ट्रैक्टर को लेके आ गया, है ना, कि लोकल पीपल को हटाओ, कॉन्ट्रैक्टर लाओ, चीप लेबर रखो और बाहर से, और अपना जो है आराम से करो। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या किया कि फिर जो गांव के लोग थे उनको थ्रेटन करने लगा, वो जो नहीं जाना चाह रहे थे कि नहीं भी हम अपना गांव नहीं छोड़ के जाएंगे। तो इस तरीके से भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रेशराइज कर रहा था, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा था। क्या प्रेशर क्रिएट करता है कि भैया तुम जाओ, हमको सरकार ने राइट दिया है, हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हम अपना फिशिंग करेंगे तावा रिजर्वायर में। लेकिन विलेजर्स क्या करें कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। विलेजर्स यूनाइटेड, एकता की शक्ति दिखाई उन्होंने और डिसाइड किया कि ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तब तवा मत्स्य संघ जो है बना, उन्होंने रैलीज निकाली, चक्का जाम किया, अपने राइट्स को डिमांड किया, फिशिंग के राइट्स को डिमांड किया, जिससे उनकी जीवन चलती थी, है ना। इस प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, एक कमेटी बना के फिर उस कमेटी ने बहुत बाद में जाके फिशिंग राइट्स जो है विलेजर्स को ही दो भाई, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं चलेगा। तो ये जो है आया उसके बाद। तो किस तरीके से इक्वालिटी के लिए मार्केट में, किस तरीके से जो तवा मत्स्य संघ का एग्जाम्पल देखा गया, इक्वालिटी को देखते हुए किस तरीके से राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मीडिया का क्या रोल रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ये चीज़ें हम जो है बहुत ब्रीफली एक समरी स्टाइल में जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी पार्ट 2 में देख रहे हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग डॉक्यूमेंट? लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब चेंज इज पॉसिबल। इसमें हम इस डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये एज अ रियल मीनिंग है अब हमारी जिंदगी में, है ना। जो डेमोक्रेसी हमारी, जिसमें कम्युनिटी है या इंडिविजुअल है, वो अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड कर सकते हैं, नई नई चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी को और अच्छी और ऊंचाई तक, इक्वालिटी जो है हम लोग के बीच में कोई भी इश्यूज है उसको सॉल्व कर सकते हैं और इक्वालिटी को और एनहांस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल क्लास 7 की एनसीईआरटी को कंप्लीट किया पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि पार्ट 1 आप जाके देखें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप YouTube पे, Facebook पे, टेलीग्राम पे, चैनल पे पूछ सकते हैं। और अगर आप 2022 का प्री दे रहे हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन है, तैयारी में कोई दिक्कत हो रही है, आंसर राइटिंग में दिक्कत है, एस्से में दिक्कत है, किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है यूपीएससी या स्टेट पीएससी से लेके रिलेटेड में, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 1 to 1 जितने भी संभव हो सकें। डेफिनेटली उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबको आंसर मिले एंड सबको रिप्लाई जाए, कि किसी का भी कोई डाउट है वो अनआंसर्ड ना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।